आवश्यकता है। तो वहाँ सिर्फ संख्या से के आधार पर संशोधन हो जाता है, लेकिन मानवीय संविधान में संशोधन के लिए अनुभव की आवश्यकता है। एक अनुभवी व्यक्ति ही इसमें संशोधन कर सकता है, क्योंकि ये अनुभव के पश्चात संयम पूर्वक लिखा गया संविधान है। तो इस संविधान को देखने के बाद इसमें लॉजिकली, अभी तो तर्कपूर्ण ही हम लोग देख सकते हैं, लॉजिकली देखने के बाद संविधान में पूर्णता दिखती है और मानव मानव में समानता के रूप में इस संविधान में हर जगह दृष्टिगत होता है। स्वधन की इतनी सटीक परिभाषा जो हर व्यक्ति पर लागू होता है, प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम पूर्वक उपयोगिता मूल्य में परिवर्तन कर धन जो प्राप्त होता है वो स्वधन है। तो इतनी सी बात स्वधन के लिए। और साधन भैया जी आ गए हैं। संदीप भैया जी से आग्रह करेंगे कि साधन भैया से आगे का सुने हम लोग, ज्यादा उपयोगी होगा। संदीप भैया नमस्ते जी। भैया। प्रणाम भैया। सभी को नमस्ते भैया, नमस्ते। तो भैया वंदना के पश्चात समीर भैया जी कुछ पिछले सत्रों पर जो बात आई थी उस पर अपनी बात रख रहे थे। भैया जी आपने जो पिछले रविवार को रखा उसकी कुछ मुख्य बातें मैं पहले रख दूं, फिर तीसरे अध्याय पर आपकी बात हम लोग सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, और फिर अंतिम खंड में हम लोग प्रश्न लेंगे जिसका उत्तर आपसे चाहेंगे। तो भैया जी शुरू करें। जी भैया। जी। तो बाबा जी को नमन करते हुए जो पिछले सत्र में बात रखी हुई है, भैया ने सबसे पहले नया संविधान कैसे आया उस पर अपनी बात रखी थी। ये बात जो है चर्च के जमाने की है। यूरोप में जब चर्च यानी धार्मिक संविधान का एक दबदबा था, तो जन सामान्य में उसकी निरंकुशता पर शंका हुई थी, और विरोधों के बाद जो है कुछ प्रबुद्ध लोगों ने, उस समय के जो सोचने वाले लोग थे, उन्होंने सामान्य व्यक्ति भी उच्च पद पर पहुंच सकता है इस संभावना को देखा, और ये कालक्रम में 18वीं सदी में तकरीबन डेमोक्रेसी आई, प्रजातंत्र आया, और प्रजा के द्वारा यानी आम जनता के द्वारा उन संभावनाओं के साथ कि इस आम जनता में कोई भी व्यक्ति ऊपर आ सकता है, राजा पद पर आ सकता है, इस समानता को फील करते हुए प्रजातंत्र की स्थापना हुई। तो लेकिन इसमें समानता का आधार समझे बगैर, समानता की आकांक्षा के आधार पर जो है ये डेमोक्रेसी रखी गई, बनाई गई। तो इसमें हुआ इतना ही कि राजा बनने की प्रक्रिया वो बदल गई। जैसे पहले राजा उत्तराधिकारी विधि से आता था कि राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, और या फिर दूसरे पर आक्रमण करके उसे पराजित करके फिर हम किसी जगह की सत्ता लेते थे या राजा लोग अधिकार में लेते थे। अब ये हो गया कि प्रजा के द्वारा, आम जनता के द्वारा चुनी हुई जो बॉडी है वो शासन करेगी। भारत में जो प्रजातंत्र आया उसकी शुरुआत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई थी मुगल शासन काल में, उस समय से तो कंपनी से पहले मुगल शासन था, और जो उनकी अदालत थी उसके हिसाब से ये शासन चलता था। तो वो भी एक राजतंत्र ही था। लेकिन 1757 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर कर लेती है ब्रिटिश महारानी, तो उसके बाद वैधानिक तरीके से ब्रिटिश कानून जो है वो भारत में लागू हुआ। जब देश आजाद हुआ तो जो हमारे बैरिस्टर थे भारत के, जो स्वतंत्रता संग्राम में आगे अग्रणी श्रेणी में थे, और ब्रिटेन से यूरोपीय शिक्षा लेकर के जो बैरिस्टर बने थे, तो उन्होंने
संविधान की संरचना की, जिसमें विश्व के अलग अलग संविधानों का सहारा लिया, और एक तरह से कॉपी पेस्ट भी था, और कुछ यहाँ के लोकल जो धर्म परंपरा में चलते हुए नियम थे उनको भी वैधता देते हुए एक प्रजातंत्र, ये कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं आज भारतीय संविधान, उसका प्रारूप रखा। तो धर्म कानून में जो संसदीय कानून है उसका कुछ ज्यादा हस्तक्षेप जो है वो नहीं दिखा, जैसे शादी ब्याह में आदि जो कानून बने हैं आज भी हम लोग देखते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम या ऐसे ही दूसरे संप्रदायों के लिए जो है कानून को एडॉप्ट कर लिया गया है। अब जब मानवीय संविधान हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये समझ में आता है कि बिना अस्तित्व दर्शन ज्ञान और जीवन ज्ञान के और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान के जो है संविधान में स्थिरता नहीं हो सकती, वो समानता जिसकी अभिप्सा है वो नहीं हो सकती। कैसे होगी? तो मानवीय संविधान जो है अभी पहले पढ़ने से शुरू होगी, फिर स्कूलों में जाएगा, फिर विभिन्न सभाओं से होते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी, और आने वाले वर्षों हो सकता है वो 100 200 300 आगे वर्षों में जो है इसको हम लोग व्यवहार में आते हुए देखेंगे। इसमें एक जो मौलिक बात सभी सत्रों में आई कि हर संविधान में जो है वो प्रबुद्ध लोगों के द्वारा जो अब तक की समझ बनी है उस आधार पर कानून बने हैं, जो रहने के तरीकों में जो जरूरतें समझी गई उस आधार पर, जबकि यहाँ पर प्रबुद्धता की बात कर रहे हैं, समझदारी की बात कर रहे हैं, और ये एक अति आवश्यक या कहें प्राथमिक बिंदु है जहां से संविधान की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। यानी हर मानव प्रबुद्ध होगा, इस तरह से प्रबुद्ध मानवों से परिवार, और फिर परिवार सभाओं के क्रम से जो 10 सोपानी व्यवस्था रखी है, विश्व परिवार सभा तक एक मानवीय संविधान का प्रारूप दिखता है। उसके साथ जो भैया ने बात रखी, जो प्रश्न आए थे कि जो पिछले अध्याय में, अध्याय 2 में जो 9 विधान रखे हैं, इन 9 विधान जो है संविधान के मूल में है, इस पर आधारित जो प्रश्न थे उस पर जो बात, उसके क्रम में भी बहुत सारी बातें आई थी, जिसमें न्याय घटित होना जो प्रश्न था उस पर भैया जी का कहना था कि आप पहले व्यवस्था, फिर मानवीय व्यवस्था, या उसके बाद न्याय घटित होना, ये एक पृष्ठभूमि बनती है तो न्याय घटित होता है। न्याय कोई घटना नहीं है, ये कई जगह एक साथ होने वाली बात है। यदि पृष्ठभूमि बन गई है तो ये स्पष्ट हुआ कि न्याय जो है कोई घटना नहीं है। इसी तरह जो चरित्र है वो महत्वपूर्ण बात हुई, तो उस पर भी प्रश्न समीर भैया जी का आया था, जिसके जवाब में स्वधन पर चर्चा हुई थी, और उस आधार पर जो है वहां से शुरुआत की बात की गई थी। तो मैं चाहूंगा भैया जी कि जो तीसरा अध्याय है उसके शुरू होने से पहले एक बार फिर से दूसरे अध्याय के 9 विधानों पर अपनी बात रख दें, और फिर तीसरे अध्याय पर हम अपनी बात सुनेंगे। भैया जी हमने एक बार पठन किया है और कुछ प्रश्न भी हमारे पास है। जी स्वागत है साधन भैया जी। जी नमस्ते। जी भैया सभी को नमस्ते। और कार्यक्रम के प्रारंभ में ही पूज्य बाबा जी को नमन करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। तो मानवीय संविधान 2.2 जो है उसके 9 बिंदु हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। थोड़ी सी बात और चले जाते हैं। जैसे एक राजा होता था, वहां पर लोग रहते थे उस राज्य में और अपना काम करते थे। कुछ वो कर राजा को देते थे, राजा उससे कुछ व्यवस्थाएं चलाता था। क्या व्यवस्था चलाता था? मुख्य रूप से
एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से जो युद्ध होता था, उसमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, सेना चाहिए। तो सेना को पालने के लिए राजा को कुछ खर्च लगते थे। सेना माने कुछ लोग रहेंगे जो केवल अभ्यास करेंगे लड़ाई का, और उनके साथ कुछ पैसा लगेगा। तो उसके लिए पहला तो ये। दूसरा, किसी ने कर्ज नहीं दिया या किसी ने दिया, तो किसी ने कर नहीं दिया तो उससे कर लेने के लिए, वसूली करने के लिए एक टीम रखी रहेगी। तीसरा, यदि दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो उस झगड़े का निपटारा करने की कोई विधि होती। तो झगड़े का निपटारा ग्राम पंचायत प्रकार की चीजों में निपटारे होते थे, जातियों के पंचायत होते थे, उनके निपटारे होते थे। फिर भी जो मामले उनसे नहीं निपटते थे तो अंत में राजा के पास पहुंचता। तो राजा संविधान का भी हेड होता था। अभी जो न्याय प्रक्रिया है उसका भी हेड राजा होता। हर चीज का जो अंतिम है राजा। तो वो काम भी राजा का होता था। तो मुख्य रूप से ये तीन काम, बाहरी युद्ध और भीतरी युद्ध, इन दोनों को रोके रखे ताकि लोगों को एक दूसरे से सुरक्षा महसूस होती रही। ये मुख्य काम था। बाकी दूसरे जो काम है ये राजा के हाथ में नहीं होते थे। दूसरे हाथ, जैसे शिक्षा, शिक्षा राजा का काम नहीं। शिक्षा, जो ग्राम पंचायत, ग्राम सभाएं होती थी, धार्मिक जो एक विधि चलता था, उसमें पढ़ाते थे लोग। और उसमें पढ़ाने के एक नियम होते थे, उसमें उन चीजों को, धार्मिक चीजों को पढ़ाते थे। और जो पढ़ाते थे, जो शिक्षक होते थे, उनका पारिश्रमिक के लिए एक विधि थी, उसको भिक्षा कहते थे। भिक्षा मतलब अपने मन से नहीं मांग देना है, देने वाले की। भैया लगता है एग्जिट हो गए। जी भैया, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। जी, तो हम पहले बनी हुई व्यवस्थाओं को सोच रहे थे कि राजा के पास मुख्य तीन काम होते थे। एक तो बाहर से कोई युद्ध आए हो, उससे सुरक्षा करना, तो उसके लिए सेना चाहिए। सेना चाहिए तो राजा को धन चाहिए। दूसरा, टैक्स जो आता था, कर आता था, कर की वसूली करने के लिए एक विभाग होता था। वो विभाग के लोगों को बनाए रखने के लिए एक प्रकार का वेतन की व्यवस्था चाहिए थी, उसके लिए भी टैक्स काम आता था। और तीसरा, भीतर में यदि कोई लड़ाई झगड़े हो जाए, उनको सुलझाने के लिए, यदि जो सामाजिक व्यवस्था में नहीं सुधरता था तो अंततः राजा के पास जाते थे और राजा के प्रतिनिधि या राजा स्वयं उसको निपटाते थे। तो मुख्य रूप से उसके लिए लोग चाहिए, उन लोगों को पालने के लिए खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए टैक्स चाहिए। इस विधि से राज्य चलते थे। बाकी जो काम है वो राज्य के पास नहीं थे। जैसे शिक्षा राज्य के पास नहीं था, तालाब बनाना है तो राज्य उसको नहीं बनाता था, है ना, लोकल लोग बनाते थे क्योंकि खुद वो देखे। या सड़क बनना है तो सड़क में कुछ सड़कें राजा के पास थे जहां पर राजा चलेंगे, कुछ चीजें थी, बाकी चीजें लोकल स्तर पर ही लोग करते थे और बनाते थे। तो इस ढंग से पूरा चीज चलता था और होता था। अभी जो बहुत सारी चीजें हैं वो शासन के पास आ गई है। जैसे वेलफेयर वाला पूरा डिपार्टमेंट है, वो राजा मतलब अभी शासन तंत्र या राजतंत्र के पास आ गया है। लोगों को जॉब देना एक बहुत बड़ा काम है और वो सरकार देती, बहुत बड़ा भाग जॉब का।
फिर भी यदि बहुत मोटे तौर पर देखेंगे तो सरकार 2-3% लोगों को जॉब दे पाती है, उससे अधिक जॉब दे नहीं पाती। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही। तो पहले ये जो सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो जॉब था वो और छोटा था, है ना, 0.1% होगा या और भी कम होगा। आज ये थोड़ा बढ़ गया है। तो सरकार आज कुछ वेलफेयर के काम करती है, हर एक को शिक्षा मिले, तो शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने ले लिया है, पहले सरकार की नहीं थी। क्या पढ़ाना है उसको भी फिर सरकार कंट्रोल करती है। ऐसे सरकार के पास कुछ विभाग बढ़ गए हैं। तो एक व्यवस्था जो पहले से चल रही थी उसमें जो राजा है उसके पास काम कम थे और एक टैक्स वसूली का काम होता था। अभी भी ये सारी चीजें होंगी, कुछ व्यवस्थाएं शासन में आ गई हैं, जैसे शिक्षा देना है या स्वास्थ्य, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की चीज होनी चाहिए, वो शासन ने मान लिया है। हर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरना है, ये भी शासन ने मान लिया है। तो भूखा न रहे उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई है। तो कुछ लोगों को तो नौकरी दे पाती है, कुछ लोग नहीं दे पाती। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो फिर उन्होंने गरीबों को पहचान करने का एक विभाग बनाया, उनको मुफ्त में भोजन देने की व्यवस्था की। इस ढंग से धीरे धीरे जिसको अपन शासन कहते हैं, शासन तंत्र कहते हैं, उसके कार्य बढ़ने लगे। पहले ये चीजें समाज करता था, और समाज करता था और वो निशुल्क होता था। जैसे किसी घर में किसी बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो गई तो परिवार वाले उस बच्चे का देख रेख करते थे। परिवार नहीं कर पाता था तो परिवार समूह, जो एक बड़ा कुटुंब होता था, वो करता था। और इस ढंग के उन लोग, उस प्रकार के नियम और कानून बने थे जिसको ये देखते थे, और सामाजिक रूप से निर्वाह होता था। उसका कोई खर्चा सरकार पर नहीं आता, राजा पर नहीं आता, तो वो चलते रहता। अब धीरे धीरे ये सारे विभाग पेड हो गए आज। मतलब पहले समाज करता था, उसका कोई कॉस्ट नहीं होता था, कोई अधिकारी ऐसा नियुक्त नहीं होता। अब इन सबको करने के लिए अधिकारी नियुक्त होने लगे, उसके लिए कर्मचारी नियुक्त होने के लिए लेखा जोखा की टीम बनने लगी, और उनको फिर सैलरी देने की जरूरत हुई। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि टैक्स बढ़ता जा रहा है, और वो टैक्स का एक बड़ा हिस्सा आज भी रक्षा में जाता है, फिर एक बड़ा हिस्सा शिक्षा में जाता है। ऐसा करके हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट बढ़ गए हैं, और इन सबको मैनेज करने के लिए ये, अब मान लीजिए हम बिल्कुल अलग ढंग से सोचना शुरू करते हैं कि मैं किसी एक गांव में रहता हूँ। एक गांव में रहने के बाद मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ, कोई ना कोई उत्पादन करता हूँ, और उत्पादन में जो भी होता है उसमें हम अपने परिवार के साथ सीख कर रहते हैं। और जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है, जैसे गांव में मैं चलता हूँ तो गांव में एक सड़क है, सड़क का तो मेंटेनेंस होना ही पड़ेगा। उस सड़क के मेंटेनेंस के लिए या फिर मैं खुद श्रम लगाता हूँ या कुछ पैसे देता हूँ। वैसे ही गांव के लिए जो पानी की व्यवस्था है, तालाब है, उसके लिए है। तो ये इन सब चीजों के लिए एक टैक्स लगता है, और उसके बाद फिर हम उसकी व्यवस्था को कर ले। ये जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में यदि हम जाएंगे तो एक गांव इतना समझदार हो गया है कि वो अपनी सारी व्यवस्था खुद ही कर सकता है। यहाँ वो आता है, तब परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था होगा, उसके पहले होगा नहीं। तो एक तो टेक्नोलॉजी का मुद्दा है, हर गांव में बिजली चाहिए, हर गांव में स्वास्थ्य की सुरक्षा चाहिए। तो कुछ लोगों को स्वास्थ्य संयम सीखना पड़ेगा। स्वास्थ्य संयम सीखने की विधि कहाँ पर है? तो पहले क्या होता था, पहले स्वास्थ्य संयम कैसे होता था? एक वैद्य होता था, वैद्य के बच्चे सीखते थे या उनके शिष्य होते थे, वो सीखते थे, तो वो लोग सीख जाते थे, और वो परंपरा चलती रहती थी। अब सीखने के लिए सरकार ने कॉलेज बनाए, उन कॉलेजों में एडमिशन की एक प्रक्रिया बनाया, वहां पर जाकर सीखते हैं, सीखने के बाद पास करते हैं, पास होने के बाद उनको एक सर्टिफिकेशन या लाइसेंस मिलता है, उसके बाद वो देखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया अब कम हो गई है, अब कम लोग स्वास्थ्य को सीख पा रहे हैं। पहले हर गांव में 2-4 लोग सीख पाते थे, और धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई। पहले लोग
घर में कोई तकलीफ हुई तो हल्दी खा लिए, नमक खा लिए, या इन चीजों से कर लिए। कुछ आसपास की जड़ी बूटी ऐसा कर लेते थे। तो धीरे धीरे ये सारी चीजें अब लुप्त हो गई है। कुछ भी चोट लगा तो हमको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर एक दवाई देगा, उससे हम ठीक हो। तो हर चीज सेंट्रलाइज हो गया, हर मनुष्य की चीजें वो कम हो गई। इस प्रकार से हम उस प्रकार की व्यवस्था में चले गए जहां सरकार सब व्यवस्था करेगी, और उससे हम जाएंगे। कई देशों में आप जाएंगे तो पूरा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो फ्री, आप जाइए सरकार ही व्यवस्था करेगी। यहाँ पर हमारे पास दोनों व्यवस्था है, हम सरकारी हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं और निजी हॉस्पिटल है वहां भी जा सकते हैं। हमारे पास स्वतंत्रता है, दोनों जगह जाइए, चुनिए, डॉक्टर दवाई देगा, आप ठीक हो। एक तीसरी व्यवस्था और भी है जो लिखित नहीं है। यदि मेरे को पेट दर्द हो रहा है, मुझे कुछ घरेलू दवाई आता है, उसको भी मैं कर सकता हूँ। घरेलू नहीं आता है तो मेडिकल स्टोर खुले होते हैं, मुझे वो दवाई पता होता है, मैं जाके ले लेता हूँ और उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। तो धीरे धीरे इस प्रकार के जो चीजों का जो ज्ञान है, ये जो नई जो स्वास्थ्य प्रणाली है, जो अंग्रेजी चिकित्सा कहते हैं, उसका भी ज्ञान लोगों को धीरे धीरे हो गया। और मेडिकल स्टोर्स हैं तो बहुत सारी दवाइयां बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है। कुछ दवाइयां हैं इसमें डॉक्टर की अनुमति ही चाहिए, तभी वो दवाइयां मिलेगी। तो आज ये इस प्रकार का सिस्टम हो गया है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? मैं काम नहीं कर रहा हूं और मैं कहीं से चोरी कर रहा हूं, एक, या टैक्स देना है, मैं टैक्स नहीं दे रहा हूं, टैक्स की चोरी कर रहा हूं। तो ये जो है स्वधन या परधन, ये वाली मानसिकता लोगों में विकसित नहीं हुई। इसके कारण इसको कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा तंत्र बैठा हुआ। दूसरा, पर नारी या पर स्वनारी, पर पुरुष और स्वपुरुष, ये एक कार्यक्रम है। इसमें लोगों की निष्ठा यदि नहीं है तो इसके कारण लोगों में मतभेद होता है, तो झगड़े होते हैं। तीसरा है परपीड़ा, किसी ने किसी का सम्मान नहीं किया, अपमान किया, मारपीट किया, लड़ाई झगड़े किए। तो यदि मुख्य रूप से देखेंगे तो ये तीन चीजें हैं जिसके कारण समाज चलता है या नहीं चलता है। इसी को दूसरी भाषा में बाबा जी कह रहे हैं स्वधन, स्वनारी या स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य। इसका नाम सामाजिक नियम। तो एक मनुष्य को इतना विकसित होना पड़ेगा कि वो उसकी निष्ठा स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य में हो जाए, या सामाजिक नियमों में हो जाए। एक को नहीं, एक से लेकर अनेक तक ये यदि निष्ठा हो जाती है तो फिर अब हमको बहुत बड़ा एक वर्ग नहीं लगेगा जो हमको कंट्रोल करे। हमको कंट्रोल करने के लिए अब लोगों की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ से जो मिनिमम लाइन होती है, न्यूनतम लाइन है स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण। दयापूर्ण कार्य का एरिया बहुत बड़ा है। दयापूर्ण कार्य ये जुड़ेगा आगे जाके तन मन धन के सदुपयोग से। जैसे मान लीजिए मैं एक घर में रहता हूँ, घर में झाड़ू लगता है, ये तो बाहर का आदमी तो लाके लगाएगा नहीं ना। मेरे घर में रहता हूँ, मेरे घर में झाड़ू मैं मुझे ही करना है, या मुझे कपड़े धोना है मुझे ही करना है, मेरे घर में कोई टूट फूट हो गई उसकी मरम्मत मुझे ही करना है। तो घर के सारे काम पूरा परिवार, पूरा घर मिलके करता है। अब इसमें एक आदमी नहीं करता है तो क्या होता होगा, दूसरे आदमी पर लोड पड़ेगा। दूसरे आदमी पर, मान लीजिए मेरे घर में बहुत सारे काम है, मैं कुछ भी नहीं करता, तो ये मैं क्या करता हूँ? तो ये दयापूर्ण कार्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो मैं नहीं कर रहा हूँ देखा जाए। या जिसको हम कहते हैं स्नेह, आवश्यक नियमों से निर्विरोध, उसकी एक परिभाषा है। इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, आवश्यक कार्यों से भी निर्विरोध। घर में जो आवश्यक काम है, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कोई गेस्ट आ गया तो उसको अटेंड करना, उसमें समय लगता है, श्रम लगता है, मैं उसमें से यदि विरत हो जाता हूँ तो वो स्नेह की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर मैं स्नेह पूर्वक नहीं
मैं द्वेष ही कर रहा हूँ। किससे? अपने घर वालों से। क्यों? क्योंकि मैं आराम तलबी में हूँ। आराम करने से, शरीर को आराम कराने से सुख है, मेरे अंदर ये मान्यता बैठी हुई है, इसीलिए मैं आराम करता हूँ। तो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य, ये न्यूनतम लाइन है। और ये जो दयापूर्ण कार्य है, इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये तन मन धन के सदुपयोग से जुड़ा हुआ है। तो पहला लाइन है सामाजिक नियम, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य। दूसरा जो वाक्य है जो मूल्य, चरित्र और नैतिकता। तो यदि कोई व्यक्ति पहला वाला ही नहीं कर पा रहा है, तो न तो उसको संबंध की पहचान होगी, न मूल्यों का निर्वाह करेगा, न मूल्यांकन, न उभयतृप्त न्याय, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो सामाजिक नियम के बिना न्याय संभव ही नहीं। तो जिसको अपन मानवीय चरित्र बोल रहे हैं, वही सामाजिक नियम। और ये दोनों होने के क्रम में तन मन धन का सदुपयोग एक जरूरी। हम तन मन धन का सदुपयोग करते रहेंगे तो होता रहेगा। तो मूल में अभी मनुष्य इसके लिए विकसित नहीं हो पाया है, पहला। दूसरा, अभी जो प्रक्रिया बनी हुई है, ये जो भौतिकवादी प्रक्रिया बनी हुई है, इसमें एक व्यक्ति को 5,000 मिलता है, एक को 10,000 मिलता है, एक को 50,000 मिलता है, एक को 10 लाख मिलता है। ये हमने एक सैलरी का सिस्टम और बना लिया है। तो अब लोग उस प्रकार की चीजों में सब दौड़ गए। आप आज से 100 साल पहले की समाज को देखेंगे तो 15-16 साल का बच्चा घर का पूरा काम करने लगता है। आज जो है 18-20 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा केवल पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? वो ऐसी जगह मिल जाना चाहता है जहां उसको 2 लाख 5 लाख मिल जाए। 2 लाख 5 लाख मिलने का मतलब ये है कि हम कम श्रम में हमको बहुत अधिक पैसे मिले। तो ये जो लाभ मानसिकता है, ये पूरे समाज में व्याप्त हो गई। घर का काम करना छोटा है, हमारे घर में काम करने के लिए कोई कर्मचारी, सहयोगी, नौकर, इस प्रकार के लोग चाहिए। तो कुछ लोग को तो मिल सकते हैं, सबको तो नहीं मिलेंगे। तो ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, जिसको अभी हम मेन स्ट्रीम कह रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सरकारी नौकरी करना, वो सरकारी नौकरी कितना 1% लोगों को होगा या 2, बस। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोग, जब मैं पढ़ाई करके कॉलेज से बाहर आया, तो उस समय बहुत सारी प्राइवेट कंपनी थी जो सरकारी जो नौकरियां हैं, उसमें जितने पैसे मिलते थे उससे 2 से 2.5 गुना पैसा देती थी भारत में। लेकिन हमारे में से कोई भी व्यक्ति उधर जाने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि मानसिकता नहीं थी उसमें, असुरक्षा मानते थे। उस समय की बात मैं बोल रहा हूँ, ये 80s में मान लीजिए, कोई भी नहीं जाता था। लेकिन 90 आने के बाद सीन पूरा चेंज हुआ, लोग प्राइवेट में जाने लगे। और अब लोग प्राइवेट में ही जाना चाहते हैं, सरकारी में बहुत कम लोग आना चाहते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा पैसे हैं। तो धीरे धीरे हम में जो मानसिकता आ गई है, कम परिश्रम से बहुत अधिक धन मिले। बहुत अधिक धन मिलने के बाद, पहले भोग सामग्री भी समाज में नहीं थी, आज भोग सामग्री हो गई, कार हो गए, और कारों की बहुत बड़ी रेंज है। आपको 4-5 लाख रुपए से लेकर करोड़ों में कार मिल जाएगी। मकान भी ऐसे ही है, बहुत बड़ा उसका रेंज हो गया, पहले इतना नहीं था। तो ये जो भौतिकवादी मानसिकता के कारण इन चीजों में सुविधा की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते गए। और अब समाज में एक न्यूनतम सुविधा जो है, और 100 साल पहले जो न्यूनतम सुविधा है, उसमें 10 गुना का अंतर हो गया। पहले बहुत आराम से गांव में हर लोग, एक कुआं होता था, एक तालाब होता था, उसमें जाके पानी लेते थे और पानी का उपयोग करते। अब हर एक के घर में बोर हो गया है। आप शहरों में जाइए, हर घर में बोर है। और एक नगर पालिका वाला पानी आता है, वो भी एक अलग। तो हम धीरे धीरे कहाँ फंस गए? हम एक जितना सुविधा चाहिए था हर व्यक्ति को, उससे 20-25-50 गुना, 100 गुना सुविधा आ गया। उस सुविधा के लिए हमको बहुत बड़ा एक धन चाहिए, और उस धन के लिए फिर को हमको एक प्रकार से सोचना है, चलना है। इस क्रम में 2-4-5% लोगों को मिल रहा है, 95% लोगों को नहीं मिल रहा है।
और हमने पूरा फोकस किया हुआ है कि हम उस 5% में आ जाए, 95 में नहीं। और जैसे ही किसी के पास ये आ गया, तो यदि आप चरित्र में जाएंगे तो फिर वहां मानवीय चरित्र का उल्लंघन कहीं न कहीं से हो रहा है, क्योंकि स्वधन फिर वो सार्वभौम स्वधन है। उस जगह पर जाएंगे तो पाएंगे कि नहीं, सोनारी स्वपुरुष की जगह पर देखेंगे है, तो पता चलता है कि गलतियां उसमें ज्यादा होने लग गई है, क्योंकि कोई नियम ही नहीं बना है। इसको कभी पढ़ाया ही नहीं जा रहा है कि सोनारी स्वपुरुष में जीना चाहिए, कोई नियम ही नहीं कहीं भी, किसी भी स्कूल में, किसी भी कक्षा में नहीं बुलाया जा रहा है। अभी 6वीं या 7वीं में स्कूलों में एक पत्नी और एक पति वाला वाक्य को पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में भी है, वो 6वीं 7वीं में ही है वो। ये जरूर बोला जा रहा है कि एक साथ बहुविवाह नहीं होगा, एक साथ बहुत सारे पति या पत्नी नहीं रख सकते। पति रखने वाला चलन तो कभी भी नहीं रहा, पत्नी रखने वाला चलन था, धार्मिक संप्रदाय जो संविधानों में था। अभी जो नया संविधान आया है पूरे विश्व में लगभग वो एक पति और एक पत्नी को मानता है, लेकिन साथ में तलाक को भी वो स्वीकार करता है। इसका मतलब आजीवन का ये संबंध को नहीं मानते। एक पति और एक पत्नी कुछ समय के लिए रह सकते, वो समय तय नहीं, उसका मिनिमम और मैक्सिमम कोई चीज लिखा ही नहीं। कोई आजीवन रहता है तो भी ठीक है, कोई एक दिन रहता है और अगले दिन तलाक ले लेता है, वो भी ठीक। हम यहाँ पर आ गए। तो एक दिन ले और अगले दिन तलाक ले ले, अगले दिन फिर दूसरा विवाह कर ले, फिर ये कर ले, फिर अंततः वो बहुपति या बहुपत्नी की तरफ ही जा रहा है, वो रुक नहीं रहा, एक साथ नहीं रह सकता। अभी जो मॉडर्न स्थिति वहां फंस गई, और ये जितने विकसित देशों का आप डेटा देखेंगे ये उतना ज्यादा है तलाक का दर। माने साथ में पति पत्नी नहीं रह पा रहे हैं, तो व्यक्तिवादी जो सोच है वो हावी होती जा रही है, और ये बहुत अधिक हो रहा है। और दयापूर्ण कार्य या सेवा करना, इसमें जो पहले एक धार्मिक संविधानों ने इसके बीज बोए थे और अधिकांश लोग उसमें शामिल होते थे, अब धीरे धीरे इसकी प्रवृत्ति कम हो गई है। अब कोई भी सेवा करना है तो उसके लिए पैसे ले, कोई सेवा वाले काम में जुड़ा है तो उसका जॉब है, वो जॉब के साथ सैलरी। तो ये इस प्रकार से पुरानी व्यवस्था से हम नई व्यवस्था में जो आ रहे हैं तो उसमें ये अंतर दिख रहा है। और इसमें अंतर क्या दिख रहा है, बहुत कम लोगों को एक तो मिल रहा है, बहुत बड़ा वर्ग उसकी प्यास में ही जी रहा है। तो इसी को मानव की परिभाषा यदि समझ में आती है, मानव को क्या करना है यदि वो समझ में आता है, तो फिर वो व्यक्ति उसको करेगा। तो जैसे स्वधन की बात करेंगे, स्वधन अंततः उत्पादन के द्वारा होगा या सेवा के द्वारा होगा, दोनों ही कंडीशन में श्रम रहेगा, श्रम से समृद्धि। तो उत्पादन और सेवा के द्वारा स्वधन होगा, तो श्रम से समृद्धि। उसके लिए शिक्षा और प्रक्रिया इस प्रकार की चीजें नहीं। अब देखिए ना, हर घर में कपड़ा धोना होता है, झाड़ू लगना होता है, खाना बनना होता है, सब कुछ ये सब घर में होता है। इसकी शिक्षा कहीं है स्कूल में? कहीं नहीं। ये सब बच्चा सीखेगा कहाँ? बच्चे को सीखने की जगह नहीं। और धीरे धीरे बच्चे का एक इन्वॉल्वमेंट है पढ़ाई में ज्यादा होता जा रहा है। एक तो पढ़ाई के घंटे ज्यादा हो गए, दूसरा पढ़ाई का जो सिलेबस है वो बहुत अधिक हो गया। उसके कारण बच्चे को घर में ज्यादा समय पढ़ाई में लगाना पड़ रहा है। और दूसरा है, हर बच्चे का मन तो लगता नहीं है पढ़ाई में। तो पहले बच्चा घर के काम में भागीदारी करता था, अब सीखता था, अब वो भी खत्म हो गया। तो वो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं,
जिनको घर के बारे में कुछ भी पता नहीं है और कुछ भी काम नहीं है। पहले, आज से मैं 100 साल की बात पहले बात करूं कि हर व्यक्ति को घर के सारे काम पता हो जाते थे 15-16 और करता था। परिवार व्यवस्था में भागीदारी ही खत्म हो गई। अंतिम लक्ष्य हो गया पढ़ना और पढ़ के कोई जॉब लेना, और जॉब कहाँ लेना? जॉब लेके कलकत्ता चले जाना, बंबई चले जाना, या अमेरिका चले जाना, या लंदन चले जाना। तो ये अपने आप में एक साथ में रहने का, परिवार में साथ में रहने वाली जो मानसिकता है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं ऐसा लिखा नहीं है शिक्षा में कि परिवार में मत रहो, कहीं नहीं लिखा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका फल ये होता है कि हम को परिवार में नहीं रहते। दूसरा, हम 3 पीढ़ी के परिवार की बात आज तक शिक्षा में नहीं कर पाते। हम न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं, 2-3 प्रकार के परिवार पढ़ाते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली में जो तीसरी पीढ़ी है उसका नाम ही नहीं। 2 ही पीढ़ी की बात होती है, पति पत्नी और बच्चे। तीसरी पीढ़ी मरी नहीं है बेचारी, कहाँ जाएगी? तो ये जो एक बड़ी छोटी सी सोच आई है, व्यक्ति अपने लिए जिएगा, केवल अपने लिए, अपने 5 संवेदनाओं और 4 विषयों की तृप्ति के लिए जिएगा। अंततः ये डायरेक्ट लिखा नहीं है, तो भी इनडायरेक्ट लक्ष्य जो है इस मॉडर्निटी से, इस शिक्षा से वो आ गया है। तो जिसको शिक्षा कहा जा रहा है, शिक्षा पहले वो लक्ष्य बनाएगा कि परिवार व्यवस्था में जीना है, परिवार व्यवस्था में जीने के लिए कितने भी प्रकार के काम करना है, काम होते हैं, उसको सीखना है और उसका अभ्यास करते रहना है और लगातार करते रहना। इस क्रम में उत्पादन, सेवा और ये सारे काम हो जाए। ये मानसिकता नहीं बन रही है, मानसिकता। लेकिन जब बड़े लोग हो जाते हैं, जब 30-35-40 जिनके परिवार हैं, जिनके बच्चे हैं, वो उसी मानसिकता में जीते हैं। लेकिन आगे पीढ़ी का अब कोई भी सहयोग नहीं मिलता है। पहले पिछली पीढ़ी को सहयोग मिलने लगता था 10, 12, 15 से ही। छोटे बच्चों को शुरू से ही कोई ना कोई काम दिया जाता था। थोड़ा थोड़ा घर में भागीदारी करते करते 15-16 तक वो पूरी तरह सक्षम हो जाता है। तो अंततः मानसिकता क्या बनना है? मानवीय चरित्र में जीने की योग्यता, मानसिकता बनना है। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य या सामाजिक नियम, संबंधों का निर्वाह उसके बाद वाला स्टेप है। तन मन धन का सदुपयोग उसके साथ वाला स्टेप है। ये तीनों चीज जो है मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए मानसिकता बनाना और अभ्यास का अवसर देना, ये शिक्षा का पहला भाग है, और इसको संविधान का पहला मेन लाइन के रूप में देख रहे हैं। और इसी में तृप्ति होगी, इसी को जी के तृप्ति होगी। यदि आप पहले की व्यवस्था में देखेंगे, जो आदर्शवादी भारत की कम से कम जो बात होती है, उसमें परिवार में व्यवस्था में लोग जी रहे हैं, लेकिन जीने को ये सही नहीं मान रहे हैं। तृप्ति किससे होगी? ईश्वर से तृप्ति होगी। ईश्वर कोई चीज होगा और वो तृप्त करेगा। और ईश्वर कोई भी आप देखने जाएंगे तो उसमें भी एक बड़ा भाग जो है, अंधन को आंख देख, और ये सब करके हमने यही सब बताया है कि ईश्वर जो है सब चीज दे देगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, ऐसे बहुत सारे चीज लिखे हुए हैं हमारे पास। स्लोगन चलता है कि ईश्वर ही सब चीज चला रहा है। और अंततः मानव का जो प्रवृत्ति है स्वयं व्यवस्था को भागीदार करना, इसके जगह ईश्वरी कोई व्यवस्था है उधर मन जाता है। तो जो लोग परिवार में जीते हैं, ये सब करते भी हैं, उनके दिमाग में अंततः एक बात आती है कि एक दिन इसको छोड़ना है और एक दिन हमको संन्यास लेना। छोड़ नहीं पाते हैं तो दुखी होते हैं और बोलते हैं मैं तो नहीं कर पा रहा हूं। जो लोग छोड़ दिए हैं उन पर वो ये करते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो अंततः ये सब परिवार व्यवस्था में जीते हुए भी ये सही काम है, इसको स्वीकार नहीं पा रहे। ये छोड़ने का काम है, मन में बैठा हुआ, एक दिन छोड़ना है। जबकि मध्यस्थ दर्शन कह रहा है कि परिवार व्यवस्था में जीना पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक परिवार में ही रहना है, जीना है और यही काम करना है, छोड़ना नहीं।
और व्यवस्था कौन बनाएगा? मानव ही बनाएगा, कोई ईश्वर बनाने वाला नहीं। 3 अवस्था तक की जो व्यवस्था है वो प्रकृति की व्यवस्था है। चौथी अवस्था जो मानव है, उसकी व्यवस्था अपने आप को उसको स्वयं करना है, और बाकी तीनों व्यवस्थाओं को जीवित बना के रखना है। जो व्यवस्था बनी हुई है उन तीनों में, उसको भी हमको बना के रखना है, उतना हमको समझ को डेवलप करना है। ये पूरी विचारधारा में आता है। तो जैसे ही हम इसको समझ गए, सीख गए, उसके बाद एक अभ्यास करने की बात आती है। तो अभ्यास के लिए वातावरण नहीं है तो वातावरण बनाना पड़ेगा, और यदि है तो फिर उसमें हमको प्रवृत्त होना पड़ेगा। इस संविधान में ये सारी चीजें होती। तो भैया मेरी ओर से तो इतनी जी बातें भैया। कह रहे। जी भैया, धन्यवाद भैया। तो बाकी जो अभी 2 मिनट और ले लेता हूँ। ये जी जो जी जी भैया। 3 नंबर का जो अपन चैप्टर देख रहे हैं, इसमें मध्यस्थ दर्शन है, जिस पर हम बार बार वही वही चर्चा कर रहे हैं, है ना? व्यापक सत्ता में अनंत इकाई। मैं सोचता हूँ कि हम में से जितने लोग इस समय हैं, सबको ये सब रटा हुआ है। जी जैसे 30 में आप लास्ट में देखेंगे, लास्ट पैरा में, उसमें भी बीच में, अस्तित्व में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैदा होती हो अथवा जो मिट जाती हो, दोनों क्रियाएं अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में परिणाम परिवर्तन होता है। ये वाला जो भाग है, ये मध्यस्थ दर्शन का बिल्कुल नया भाग है, और इसके समझ में आने के बाद ही बाकी सारी जो प्रक्रिया में हम लगते। तो अभी भी हम लोग मानते हैं कि मैं इसको समझ लूंगा, लेकिन व्यवस्था कैसे होगी? व्यवस्था जो है वो अस्तित्व करेगा, व्यापक करेगा, ईश्वर करेगा, या अपने आप होगा? मैं करूंगा, यहाँ पर हम नहीं खड़े हो पाते। एक भाग हमने पढ़ लिया, सोच लिया, बोल लिया, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन करने और होने की जहां तक बात है, वहां पर हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ। ये अंतर अभी बचा हुआ है। जी भैया, मेरी बात पूरी हो गई। जी, धन्यवाद भैया। तो भैया, इसी अध्याय से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं जी उसको ले लें भैया, जी जी तो बिल्कुल। छुट्टी हुई शायद आ जाए। तो भैया, समीर भैया का प्रश्न पहले लेते हैं। और उन्होंने पूछा है कि मूल्य, चरित्र, नैतिकता में से चरित्र की ही प्राथमिकता पर चर्चा की गई है पिछले चर्चाओं में। जी मूल्य के बिना चरित्र का निर्वाह कैसे हो सकता है? तो इसकी स्पष्टता चाहिए। जी भैया, मूल्य, चरित्र, नैतिकता तीनों अविभाज्य, बार बार मध्य दर्शन में लिखा गया। तो ये बात तो 100% सही है कि बिना मूल्य के चरित्र नहीं होगा, पर यह भी सही है कि बिना चरित्र के मूल्य नहीं। जो अविभाज्य है उसका मतलब ये है, तन मन धन का सदुपयोग, जिसको नैतिकता कह रहे हैं। नैतिकता माने तन मन धन का सदुपयोग। मैं अपने तन का भी सदुपयोग कर रहा हूँ, मैं अपने मन का भी कर रहा हूँ, धन का भी कर रहा हूँ। ये यदि नहीं कर रहा हूँ तो सामाजिक नियम या मानवीय चरित्र नहीं होगा। जैसे मैं तन का सदुपयोग कर रहा हूँ, और तन के सदुपयोग को कैसे मानेंगे? मैं कहीं किसी के घर से जाके चोरी करके पैसा उठा के लाया तो उसको शोधन तो नहीं मानेंगे। तो श्रम जो है अंततः शोधन में ही सेट होगा, या सोनारी स्वपुरुष में ही सेट होगा। तो तन का सदुपयोग दयापूर्ण कार्य में ही सेट होगा। तो ये सब मिलके एक यूनिट बनते। तो सामाजिक नियम करने के लिए तन मन धन का सदुपयोग, संबंधों के निर्वाह के लिए तन मन धन का सदुपयोग। अब मान लीजिए कोई कहीं से पैसे चोरी करके लाया और अपने परिवार में वो मूल्यों का, संबंधों का निर्वाह कर, क्या इसको माना जाएगा कि संबंधों का निर्वाह हुआ है? यदि पहला ही नहीं भैया। लाइन नहीं हुआ तो दूसरा बीच वाला भी नहीं हुआ। तो जो मिनिमम लाइन है, कई लोगों को लगता है कि वो संबंधों का निर्वाह कर रहे हैं और तन मन धन का सदुपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन अभी स्वधन स्वनारी स्वपुरुष से अपुन का नहीं हो रहा। मैं सोचता हूँ कि ये गलत सोच।
इसके बिना ये होगा ही नहीं। इसीलिए उसको मैं पहला लाइन कहता हूँ बार बार। ये है तो तीनों अविभाज्य, क्योंकि एक होगा तो दूसरा होगा ही होगा। और इन तीनों को देखने के लिए कोई मिनिमम जगह चाहिए, उसका नाम है परिवार व्यवस्था। क्योंकि अभी मैंने न्याय वाले प्रश्न के उत्तर में बोला था ना, एक पृष्ठभूमि होती, तो पृष्ठभूमि में परिवार व्यवस्था है। तो परिवार व्यवस्था में वही है कि मैं बाहर से चोरी करके धन लाया और अपने बच्चों को अच्छे से दे रहा हूँ, अपने भाई बहनों को अच्छे से बांट रहा हूँ, इसको मैं सोचता हूँ कि न्याय कर रहा हूँ। मेरे में न्याय तो हो गया लेकिन शोधन नहीं। ऐसा होता ही नहीं। तो पहला लाइन यदि पूरा होगा तब दूसरा लाइन होगा। इसीलिए इसको मिनिमम लाइन कह रहे हैं, क्योंकि इसके नीचे अपराध कहा जाता है। तीन एक प्रकार से लिखा गया है, मल, आवरण और विक्षेप। मल का मतलब होता है परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ा। जो मल, आवरण, विक्षेप परंपरा का शब्द है, तो बाबा जी ने जो इसको परिभाषित किया है, परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ा को मल बोला गया। तो ये सबसे खराब चीज यही। इसके बिना कोई भी सभ्यता, कोई भी समाज बनेगा नहीं। ये तो अपराध। परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ा माने अपराध है। सारे अपराध इसी की कैटेगरी में आते हैं। तो जब तक हम इसमें नहीं होएंगे तब तक हमारा संबंधों का निर्वाह होगा ही नहीं, माना ही नहीं जाएगा। हम परिवार व्यवस्था में जी रहे हैं, माना ही नहीं जाएगा। इसलिए उस पर ऐसा कह रहे हैं, तीनों अविभाज्य, 100% सही। और हम बच्चे को कहाँ से शिक्षा देते हैं? बच्चे को शुरू से बोलते हैं कि बेटा खड़े हो, इनको नमस्ते करो, है ना, उनको पानी दो। तो हम उसको दयापूर्ण कार्य व्यवहार सिखा रहे हैं, या शोधन के लिए अभ्यास करवा रहे हैं। सौ नारी 100 पुरुष के लिए वैसा कोई डायरेक्टली कोई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये तीनों हम करते रहे। जी भैया, मेरी बात तो हो गई। जी भैया, तीनों साथ साथ चलने वाली चीज है, ऐसा स्पष्ट हो गया। भैया, ये अभी आपने जो कहा मल, आवरण और विक्षेप, तो ये आवरण और विक्षेप के बारे में मेरी जानकारी नहीं है। मुझे लगता है भैया इसको थोड़ा सा और बताएं। मल तो हुआ ये, क्या बोलते जी हैं, भैया। परधन, परनारी, परपीड़ा। परपुरुष, परपीड़ा। चार विषय जी को बोला गया है आवरण। जी। कई लोग स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण में हैं और चार विषय में जी रहे हैं, ऐसा मानते हैं, पर ऐसा होगा नहीं। उसकी निरंतरता या लंबे समय तक ये नहीं होगा। यदि लक्ष्य कभी भी चार विषय बना तो वो परधन, परनारी, परपुरुष और परपीड़ा ही जाएगा। यदि आप मानव व्यवहार दर्शन खोल के या कहीं भी देखिए, जो अमानवीय विषय है वो यही है, चार विषय। अमानवीय विषय माने चार विषय, मानवीय विषय माने तीन स्नाव को मानवीय विषय को। तो अभी जो मॉडर्निटी कह रही है कि चार विषय में सुख है, चार विषय में सुख है, चार विषय में जैसे सुख लेने जाएंगे वो लाइन क्रॉस हो जाएगा, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्यवाह, खत्म हो जाएगा। तो एक साथ ही वो सेट आएगा। तो इसको आवरण बोला गया, चार विषय को। विक्षेप जी। बोला और गया। भैया, हेलो, परंपरा में आवरण क्या है? क्षमा करेंगे भैया। परंपरा में भी आवरण यही है। जी। और विक्षेप का मतलब है उत्तृष्णा, वित्तृष्णा, लोकेशना। माने ये भी बंधन है और ये ज्ञान, इसमें रहेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। बाबा जी ने जो लिखा है, मध्यस्थ दर्शन ने जो लिखा है, वित्तृष्णा, पुत्तृष्णा, लोकेशना को पॉजिटिव चीज बोला है। इसके बिना व्यवस्था नहीं बनेगी। वो लोग इसको व्यवस्था को मानते ही नहीं है, ज्ञान में बाधा मानते। तीनों इच्छाओं को ज्ञान में बाधा मानते। हमारे यहाँ क्या कह रहे हैं मध्यस्थ दर्शन में? वित्तृष्णा पहले होगी, फिर मतलब मानवीय व्यवहार में तीनों इच्छाएं होगी, वित्तृष्णा, पुत्तृष्णा, लोकेशना।
देव मानव में लोकेशना होगी। लोकेशना होगी का मतलब क्या, वित्तृष्णा पुत्रृष्णा खत्म हो जाएगी? ये उत्पादन करना, विनिमय करना, सेवा करना बंद कर देगा? साथ ही रहेंगे भैया। वित्त, है ना? हाँ। तो वो होता रहेगा, लेकिन प्रधान रूप से वो लोकेशना एक्टिव रहेगा। और दिव्य मानव में ये तीनों ऐष्णाओं से मुक्ति हो जाएगी, और चार विषय से भी मुक्ति पहले से ही है। तो क्या दिव्य मानव खाना नहीं खाएगा, आहार नहीं करेगा? क्या दिव्य मानव सोएगा नहीं? तो चार विषय तो शरीर को बनाए रखने के लिए जरूरी ही है। तो दिव्य मानव भी उस शरीर को करेगा। तो चार विषय कहाँ कह रहे हैं? खाने को विषय नहीं बोल रहे हैं, लक्ष्य के रूप में कह रहे हैं कि खाना ही लक्ष्य है, वो खत्म हो जाएगा, शरीर को जितना चाहिए उतना देगा। तो पूरी सोच को यदि हम देखेंगे कि जहां से जीवावस्था है, तो कहाँ से जीवावस्था है? प्राणावस्था जैसे ही समाप्त होता है और जो कीड़े मकोड़े स्वेदज वगैरह शुरू होते हैं, जहां से मेधस तंत्र है, वहां से मध्यस्थ दर्शन जीव अवस्था मानता है। तो एक वर्ग है जहां मेधस तंत्र है और जीवन नहीं है। जीव अवस्था के दो पार्ट होते हैं। जीवावस्था का दूसरा पार्ट है जहां मेधस तंत्र भी है और जीवन भी। ये दोनों मिला के जीव अवस्था, लेकिन ये दोनों ही वंशानुसंगी हैं। मतलब जिसमें मेधस तंत्र है और जीवन नहीं है, वो भी वंशानुसंगी है, और जिसमें मेधस तंत्र है और जीवन है, वो भी वंशानुसंगी है। इसीलिए दोनों को एक ही अवस्था में रखे हुए। तो ये दूसरा भाग होता है। तो शरीर जहां भी है वहां मेधस तंत्र है, और मेधस तंत्र से वो संचालित है। और ये जो चारों विषय हैं ये शरीर के हैं, चाहे जीवन हो चाहे न हो, चारों विषय रहेंगे ही शरीर में। और जहां जीवन नहीं है वहां मेधस तंत्र स्वयं ही अपने आप को इतना सक्षम रहता है कि वो चारों विषय को पूरा कर लेता है। जैसे कीड़े मकोड़ों में है, कोई जीवन नहीं है फिर भी वो अपना चार विषय पूरा कर लेता है। तो ब्रेन है या मेधस तंत्र है, वो खुद से काम करता है और चारों विषय को पूरा। जीवावस्था के दूसरे चरण में जिसमें जीवन है, वो जीवन भी ब्रेन के साथ सदाकार रहता है। ब्रेन चार विषय के सहयोग करने के लिए, जो पूरा करने के लिए काम करता है, उसमें वो सदाकार रहता है, सहमत रहता है। वो उसको ना नहीं कर सकता। जैसे भूख लगेगी वो रोक नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि उसमें कर्म स्वतंत्रता नहीं। जैसे शेर कितना भी दयालु होगा, वो तो मार के ही खाएगा ना, नहीं तो वो मर जाएगा, वो दूसरा भोजन ही नहीं कर सकता। तो ये जी दूसरा भैया। भाग। मानव में जो आता है कि मानव में भी चार विषय होंगे, अब उसको कर्म स्वतंत्रता पूर्वक करना है। अब यहाँ जीवन करेगा, तो जीवन जितना जरूरी है उतना ही आहार निद्रा भय मैथुन में अपने आप को प्रवृत्त करेगा। और इसका यदि नियंत्रण आ गया जीवन में, तो अंततः इसी के नियंत्रण का नाम ही है सामाजिक नियम। जी भैया, बहुत ही बढ़िया भैया। संदीप भैया जी, एक चैट बॉक्स जी में भैया। रंजना दीदी का एक प्रश्न आया है। जी ऐसा ऐसा मुक्ति और संन्यास में क्या अंतर है? भैया, जुड़ते हैं फिर। भैया अभी छूट गए लगता है।
हेलो। जी भैया, वापस आवाज आ गई भैया। ठीक है, तो जी। चार विषय को नियंत्रण करना, चार विषय तो शरीर में होगा ही, उसको नियंत्रण का एक प्रकार का नाम ही है सामाजिक नियम, जिसमें जो अधिक है कम है उससे नियंत्रण पाते हैं। तीन इच्छा में उसको और ज्यादा नियंत्रित कर लेते हैं। वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा जो है अंततः ये चार विषयों के नियंत्रण, क्योंकि शरीर को जिलाने के लिए चार ही चाहिए। और लोकेशना की जब बात आती है तो इसने सामाजिक नियम का पालन कर लिया, इसने बौद्धिक नियम का पालन कर लिया, इसने संबंधों का निर्वाह कर लिया, यहाँ से लोकेशना स्टार्ट होगी। इसने तन मन धन का सदुपयोग कर लिया, ये लोकेशना है। इसने दयापूर्ण कार्य कर लिया, ये लोकेशना है। तो पहला जो स्तर है वो चार विषयों का नियंत्रण करना, यही नियंत्रण का नाम है सामाजिक नियम या स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण का। इसका जो हायर स्टेज का नियंत्रण का नाम है तीन इच्छा। इसके और हायर स्टेज के नियंत्रण का नाम है लोकेशन। इसके और हायर स्टेज के नियंत्रण का नाम है प्रामाणिकता। माने जितना चाहिए शरीर को उतना ही उपयोग कर, उससे अधिक नहीं। तो बाकी जी भैया जीवन जी। की शक्तियों का प्रयोग कहाँ होगा? सामाजिकता को बनाने में होगा, समाज में शिक्षा देने में होगा, नियम बनाना और लोगों को उसके लिए प्रेरित करने के रूप में। जी भैया, इतनी बात मेरी ओर से। जी भैया। भैया, इस चैप्टर से जुड़े कुछ प्रश्न बचे हैं, साथ ही चैट बॉक्स में एक रंजना दीदी का प्रश्न है। अ, जी। रंजना दीदी पूछ रही हैं, ऐषणा मुक्ति और संन्यास में अंतर को कुछ समझना है। संन्यास क्या है? संन्यास तो मानव परंपरा का शब्द है, मतलब आदर्शवादी भारतीय परंपरा का शब्द। अब संन्यास का मतलब कि, अब देखिए, अब इसमें मेरी बात आएगी पूरी। संन्यास में क्या आदमी भोजन नहीं करेगा? भोजन तो करेगा। कपड़े नहीं चाहिए? कुछ लोगों ने बोला कपड़े नहीं चाहिए, कुछ लोगों ने बोला चाहिए। भोजन तो सबको चाहिए। भोजन करना है, कमाना नहीं। जंगल से कुछ मिल गया तो खा लिया, कृषि नहीं करना है ना। बर्तन चाहिए, हाँ बर्तन कोई देगा तो है, नहीं देगा तो नहीं रहेंगे। तो ये जो एक प्रकार की मानसिकता है, संन्यास उस प्रकार की मानसिकता की तरफ जाता है। लोकेशना के लिए यदि हम बात करें तो ये जो मानवीय समाज है, अपन यदि एक मानवीय समाज की कल्पना करेंगे तो वो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था आएगा, वो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था के रूप में आएगा। इस चीज को बनाए रखना, इस चीज को बनाए रखने में अपनी बौद्धिक और भौतिक और शारीरिक प्रवृत्तियों को लगा के रखना, ये लोकेशना कहलाएगा। और इसकी पहचान होना, जैसे मान लीजिए मैंने कोई अच्छा काम किया है, समाज में इसकी पहचान हो मेरे अंदर ये प्रवृत्ति है, इसका नाम लोकेशन। जैसे मैंने स्वधन में जिया, तो आप सब लोग ये पहचान जाए कि मैं स्वधन में जीता हूं, ये मेरे अंदर जो इच्छा है इसको लोकेशना कहेंगे। वैसे ही तन मन धन का मैंने सदुपयोग किया है, ये आप सब लोग पहचाने स्वीकारें, ये मेरी इच्छा है, इसका नाम भी लोकेशन। मैंने संबंधों का निर्वाह किया है, इसमें चला जाऊं तो ये भी आप लोग स्वीकारें, ये लोकेशना कहलाएगी। मैं मानवीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या बनाने के लिए अपने तन मन धन को लगाता हूँ, ये आप लोग स्वीकार करें, ये लोकेशना। मैं शिक्षा में अपने आप को लगा के रखा हूँ, कुछ लोगों को मैं समझा लिया हूं, मान लीजिए कुछ लोग इसको सीख रहे हैं, कर रहे हैं, ये लोग स्वीकार करें, इसको लोकेशना। तो लोकेशना मानवीय समाज को बनाए रखने के अर्थ में है, उसके लिए सारे काम, प्रवृत्ति प्रमुख है। संन्यास जो है इन सबसे विरत होकर ईश्वर के चिंतन में लीन रहना संन्यास। यदि परंपरागत परिभाषा के जो जिस्ट में जाएंगे तो इन जी। सब में
नहीं उलझ के ईश्वर के चिंतन में लगे रहना संन्यास। इसकी जो पराकाष्ठा होती है, लोग समाधि तक पहुंच जाते हैं, खाना दो तो खाते हैं, नहीं दे तो नहीं खाते, कमाने की कोई कोशिश ही नहीं करते, तो ये संन्यास कहलाता। जी भैया, मेरी बात हुई। मुझे लगता है दीदी के को उत्तरित हुई होंगी। हाँ भैया, एशना जी को ज्यादा समझी। जी दीदी। वो बाबा जी लिखे हैं संन्यास को परिभाषा संहिता में, स्व अस्तित्व अभिमान से मुक्ति सहज प्रमाण। तो इसी को ऐसा मुक्ति कहेंगे क्या, क्या कहेंगे बाबा जी के अर्थ में? परिभाषा संहिता में बाबा जी लिखे हैं। जी जी, देखिए, स्व अस्तित्व के अभिमान से मुक्त होना माने अपने अस्तित्व को अधिक मान लेना, कम मान लेना, ये अभिमान हुआ, है ना। अभिमान माने क्या है? अधिमूल्यन। अधिमूल्यन से मुक्त होना, अपने अस्तित्व के अधिमूल्यन से मुक्त होना, इसका प्रक्रिया क्या आएगा? तो इस प्रक्रिया में आएंगे तो हम करेंगे यही। क्या करेंगे? स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण कार्य का निर्वाह करेंगे, संबंधों का निर्वाह करेंगे, संबंधन का सदुपयोग करेंगे। कार्यक्रम के रूप में इतना ही आएगा, ये कार्यक्रम छूटेगा नहीं, और यही कार्यक्रम करना है, ये मन में बैठा रहेगा। इसको संन्यास है। तो बाबा जी ने उन्हीं शब्दों को एक दूसरा परिभाषा दे दी। ठीक है दीदी? जी भैया, इसको हेलो। ऐसा मुक्ति भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, पर यदि उस संन्यास को इस ऐष्णा मुक्ति से जोड़ रहे हैं तो वो नहीं बनेगा। माने परंपरा का जो संन्यास है वो और ऐष्णा मुक्ति दोनों एक नहीं। जी जी, बाबा जी के अर्थ में कही थी मैं। हाँ, बाबा बाबा जी जी। के अर्थ में ऐष्णा मुक्ति का मतलब है कि भोजन नहीं कमाएगा, पैसा नहीं कमाएगा, ऐसा नहीं। जी बाबा जी के अर्थ है कि ऐष्णा मुक्त व्यक्ति भी उत्पादन करेगा, विनिमय करेगा, सेवा करेगा, ये सब करते रहेगा। कार्यों से मुक्ति नहीं, उसके जी मानसिकता से जो है वो मुक्ति। जी जी, धन्यवाद। जी जी, भैया 6 बज गए हैं, लेकिन 2-3 प्रश्न हैं, यदि आप कहें तो प्रश्न को रखा बिल्कुल बिल्कुल। जाए। भैया एक कॉमन प्रश्न है उन दो लोगों का एक साथ, कि स्थिति क्रम में संविधान, गति क्रम में विधान, पूर्णता के अर्थ में आचरण। तो ये संविधान विधान में अंतर कैसे हुआ, ये थोड़ा समझना चाहते हैं। प्रमोद भाई हैं और रमाशंकर भाई भी इसी से जुड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं, कि इसको थोड़ा अच्छे से समझें। स्थिति क्रम में पेज नंबर संविधान। 29। हाँ, स्थिति क्रम में संविधान का मतलब है कि प्रत्येक मनुष्य को जागृति मिले, उसके लिए पूरा जो व्यवस्था है उसको बनाए रखना, ये संविधान कहलाता है। हर मनुष्य में क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता हो जाए, उसके लिए व्यवस्था होना है, उसके लिए शिक्षा होना है, उसके लिए सारे नियम कानून होना है, ये कहलाया संविधान। ये स्थिति। पर इसकी गति क्रम के लिए जब बात बोलेंगे तो उसके लिए कार्यक्रम आया। गति माने कार्यक्रम। तो संविधान में क्या क्या चीजें होंगी, शिक्षा में क्या क्या चीजें होंगी, शिक्षा की प्रक्रिया क्या होगी, कितने घंटे की शिक्षा होगी, कौन शिक्षा देगा, ये पूरी जो चीजों हैं इनका जो निर्धारण करेंगे ये विधान में आ जाएगा। संविधान स्थिति में आया, पर उसका जो कार्यक्रम स्वरूप आए वो गति रूप में आया, वो विधान कहलाएगा। तो हम सिलेबस को लिखते हैं, पढ़ाने के लिए टीचर की योग्यता को बनाते हैं, शिक्षा की एक प्रणाली बनाते हैं, ये पूरा चीज मिलके विधान आएगा। वैसे ही उत्पादन का, वैसे ही यातायात का, सभी चीज, ये सब चीजें विधान कहलाई। तो स्थिति में पूरी बात है, और गति में उसके लिए कार्यक्रम का स्वरूप है, उसको विधान कहते हैं। जी भैया। बहुत बढ़िया भैया। एक प्रश्न और है। मानवीय संविधान में
परिचय में जो परिचय दिया गया है अध्याय 2 में, उसमें 9 बिंदुएं हैं मौलिक विधान के रूप में, जो कि संविधान के आधार के रूप में प्रतीत होते हैं। यह विकल्प के रूप में स्पष्ट होता है जहां से मानव परिभाषित होता है, और इस प्रकार की मानवीय संविधान प्रकट होती है। इसके विकल्प स्वरूप को हम थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं। ऐसा रमाशंकर भाई का प्रश्न। भैया विकल्प में सबसे पहले तो आएगा कि मानव क्या है और मानव का लक्ष्य क्या है। तो भौतिकवादी क्या कहते हैं मानव क्या है? मानव एक गाजर मूली की तरह पैदा होएगा और मर जाएगा, और जब तक मानव रहेगा 4 विषयों के द्वारा मानव को सुख मिलता है, तो 4 विषयों को पाना मानव का लक्ष्य। ये भौतिकवाद का एजेंडा, कार्यक्रम, लक्ष्य। आदर्शवाद क्या कहता है? ये जो शरीर है ये तो बंधन है भाई, है ना, खाना पीना ये शरीर के लिए ये तो मजबूरी है, अंतिम तो ईश्वर है, तो लक्ष्य ईश्वर है, तो ईश्वर को प्राप्त करना है, ये सब प्रपंच में क्यों पढ़ते हो, ये कह रहा। जबकि मानवीय संविधान कह रहा है कि शरीर और उसकी परंपरा को बना के रखना ही है। मानव परंपरा बना के रखने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उनको लगातार करते रहना है। इन सारे कार्यक्रम ही अंतिम काम है, मानवीय व्यवस्था में जीना ही अंतिम काम है, इसको बनाए रखना है, ये विकल्प। ये भैया दोनों में अंतर है। यदि बहुत शॉर्ट में बोलेंगे, बहुत विस्तार में जाएंगे तो फिर अगले दिन हम इस पर चर्चा कर सकते जी भैया, एक प्रश्न और है भैया इसमें, पृष्ठ संख्या 24 पर अ, परिभाषा का प्रयोजन ऐसा मुझे लग रहा है, जहां लिखा है कि प्रत्येक शीर्षक शब्द के साथ शाश्वत, नित्य, अखंड, सार्वभौम दृष्टि सहित स्थिर, निश्चय, सहज, वैभव, वर्तमान, स्पष्ट होने में से के लिए है। तो परिभाषा की परिभाषा एक तरह से रखी है, इसको थोड़ा और यदि आप अपने तरीके से बताएंगे भैया तो। पृष्ठ संख्या 24 पर प्रबुद्धता से ठीक हैं। ऊपर। जी भैया। जिसी को हम यदि सरल भाषा में बोलूंगा यही है कि सार्वभौम, सार्वकालिक, जीने योग्य और समझने योग्य, ये जो वस्तुएं हैं इनको हर अलग अलग देश काल परिस्थिति में रखना के नाम है परिभाषा। जी जैसे भैया। बोले कि हमने शिक्षा की बात की, तो शिक्षा में बात किया तो एक तो शिक्षा की वस्तु आ गई, इसके बाद आएगा भाई शिक्षा देगा कौन, तो शिक्षा देगा टीचर। वो टीचर कैसा होगा, है, उसकी आयु कितनी जी होगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। विद्यार्थी कौन होगा, उसकी आयु कितनी होगी, कितनी देर तक पढ़ेगा, केवल पढ़ेगा कि खेल भी शिक्षा में आएगा, या काम भी करेगा वो भी शिक्षा में आएगा। ये सारी चीजों को जब अलग अलग देश काल परिस्थिति में देखेंगे तो वो परिभाषा बनेगी। तो परिभाषा अंततः हमारे जीने से जोड़ना पड़ेगा, तब वो परिभाषा कहलाएगी, नहीं तो परिभाषा नहीं कहलाएगी। ठीक है बहुत ही भैया। बढ़िया भैया। जी भैया, समझ में आया। सार्वकालिक, सार्वभौमिक हो, साथ ही जीने से जुड़ा हुआ हो, उस अर्थ में परिभाषाओं को दिया गया है। जी जी। आ, भैया एक और छोटा सा कि ये जो तीनों शब्द हैं, प्रबुद्धता, संप्रभुता, प्रभुसत्ता, इस पर दो दो परिभाषाएं बाबा जी ने पुस्तक में दी हैं, 1 2 करके। तो इसमें कोई तालमेल है क्या? 1 में किसी खास चीज को ध्यान में रखकर कह रहे हैं, और 2 में समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी शब्द को लेकर के इसको परिभाषित कर रहे हैं। इसको और बेहतर तरीके से थोड़ा बताएं। नहीं वैसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब है तो उसी चीज को एक एक पे एक एंगल से देख रहे हैं, दूसरे एंगल से देख रहे हैं, ऐसा है, वैसी कोई और चीज नहीं है। दोनों ही परिभाषाएं हैं और जी, दोनों ही पूरी है अपने आप जी भैया, आपके अभी के इस, बातचीत में जो एक चौथा प्रश्न है प्रमोद भाई का कि दयापूर्ण कार्य व्यवहार का व्यवहारिक स्वरूप क्या होगा,
तो बहुत सारे अंश उससे उत्तरित हो गए हैं। फिर भी यदि आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहें भैया। वही भैया, यदि मैं रास्ते में चल रहा हूँ, कोई मुझसे पूछता है कि भैया फलाने जगह जाने का रास्ता कौन सा है, तो मैं उसको रास्ता बता देता हूँ। कोई मुझे टाइम पूछता है, मैं सही टाइम बता देता हूँ ना। या कोई पूछ लेता है भारत का प्रधानमंत्री कौन है, मैं उसका नाम बता देता हूँ। इस प्रकार की चीजों से शुरू होकर, ये तो मिनिमम है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसको हम करते हैं, ये सब दयापूर्ण कार्य में आएगी। किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, है ना, किसी बूढ़े की सेवा करना या सेवा के लिए प्रेरित करना, जितने भी मानवतापूर्ण आचरण वाले सारे कार्य हैं, उसमें करना, कराना या करने के लिए सहमति देना, ये दयापूर्ण कार्य व्यवहार आएगा। ये एक एक छोटे छोटे टुकड़े के रूप में होगा ना। जैसे बोला ना, कोई टाइम पूछा, मैंने टाइम बता दिया, तो क्या किया मैंने? दयापूर्ण कार्य किया या परपीड़ा किए? तो माना जाएगा दयापूर्ण कार्य किया। इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे काम आएंगे। जी भैया। जी भैया, भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चौथे अध्याय के लिए हमें कुछ निर्देश है तो बता दीजिए। हालांकि इसमें भी परिभाषाएं ही ज्यादा हैं। संविधान, विधान, विधि, न्याय, आचरण, सूत्र, व्यवस्था व स्वराज्य स्वतंत्रता। हाँ तो भैया, कुछ मुझे लगता है कि हम इस समय थोड़ा सा अब स्किप कर सकते हैं। हम 2-3 अध्यायों को छोड़ दें, सीधा हम 8वें में आ जाएं, 7वें अध्याय में। जी भैया। पहला मेरा जो ऐसा मतलब प्रस्ताव ये है कि परिवार जी मूलक भैया। स्वराज व्यवस्था पर यदि हम ध्यान केंद्रित करें अब, उसके जी बाद 7, 8, 9 चलेंगे, उसके बाद आगे हम फिर 4-5 को करेंगे। जी ठीक कैसा है भैया। रहेगा? क्योंकि इसके बिना हमको चीजें समझ में नहीं आएगी, जी भैया। है ना। 7वां, 8वां, उसके फिर रोशनी में फिर हम वहां आ सकते हैं, चौथा, 5वां, या फिर 9वां, 10वां भी जा सकते हैं, है ना। तो चौथा, जी 5वां को, चौथा, 5वां, 6वां को हम छोड़ देते हैं अभी। ये पूरा जी करने के भैया। बाद चौथे, 5वें में आएंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा, मुझे ऐसा लगता ठीक है भैया, तो हम लोग 7वां को एक बार फिर से पढ़कर रखेंगे, है। हाँ, प्रश्न ठीक लेकर है, रखेंगे भैया। ठीक भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सभी का धन्यवाद जो उपस्थित हुए और पठन में सहयोगी के रूप में रहे, प्रश्न पूछा दीदी ने। तो आप भैया सभी को भी यहाँ बहुत समापन। धन्यवाद भाई, आपने मुझे अवसर दिया। प्रणाम भैया, सभी को नमस्ते। जी भैया, सभी बहुत को बहुत सबको धन्यवाद भैया। नमस्ते। 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 सभी को हरिहर नमस्ते। हरिहर हरिहर भैया। हरी हर भैया, हरी हर। हरिहर भैया नमस्ते। हरिहर नमस्ते भैया, रिकॉर्डिंग भैया दीदी। बोला नहीं। अच्छा, मुझे होस्ट बना दे। रिकॉर्डिंग बंद कर दे, है ना। दीदी रिकॉर्डिंग ऑफ और लिंक ऑफ कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग होस्ट बना दे। तो अब लिंक को बंद किया जा सकता है ना? जी भैया, इसको तो अभी बंद कर सकते हैं भैया। जी 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 भैया, ठीक है। सभी को नमस्ते, बहुत अब बहुत क्या धन्यवाद।